कुमार। आज के इस वीडियो क्लास में हम क्लास 10th का रियल नंबर्स जो चल रहे थे, वास्तविक संख्या चल रहे थे, उसमें 1.2 तक कल हम आपको क्वेश्चन 1.2 में टाइप 1 तक क्लियर कर दिए थे। और हम बोले थे कि जो क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनेगा उसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तो हमारा एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डाला हुआ था कि क्वेश्चन नंबर 7 का 6 नंबर का सॉल्यूशन। तो पहले हम 7 का 6 का सॉल्यूशन कर लेते हैं, उसके बाद टाइप 2 में जितने टाइप है हर एक टाइप का क्वेश्चन आज हम बता देते हैं। अगर बचेगा तो फिर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, नहीं तो फिर हम अगले वीडियो क्लास में हम 1.3 से चलेंगे। तो देखिए कि कहता है कि 1095 और 1168 का एचसीएफ और एलसीएम निकाले। एचसीएफ और एलसीएम निकाले तो बस अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। तो देखिए 2 बचे, ये 2 से नहीं कटेगा, सॉरी ये 3 से कटेगा। 3 तिया 9, यहाँ 1 और 19, 3 चौक 18, मतलब 1 और 9 तो 19 हो गया। 3 चौक 18, फिर 3 बचे 15। अब ये 3 से भी नहीं कटेगा, अब ये 5 से कटेगा। 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15। अब तो 73 अभाज्य संख्या, नहीं कटेगा। 1168 अब 2 बचे 10, 2 अठी 16, 2 चौक 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 नमा 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2, 2 चौक 8, 2 चौक, फिर 2 से 2 सती 14, 2 तिया 6, फिर 73 अभाज्य संख्या। अब हम लिखते हैं 1095 को लिखते हैं 3 गुने या 3 गुने 5 गुने 73 हो गया। फिर 1168 को 2 गुने 2 गुने 2 गुना 2 और गुना 73। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ जो होगा हमारा, इस दोनों में क्या मिला? देखिए 3 इसमें है नहीं, 5 इसमें है नहीं, 73 है तो सिर्फ मिल रहा है 73। इस कारण हमारा एचसीएफ क्या होगा? 73। अब हम एलसीएम की बात करते हैं। तो एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम में हम बताए थे कि अधिकतम घात देखना है, चाहे 2 गो रहे चाहे 3 गो रहे। तो 3 की अधिकतम घात क्या है? सबसे पहले मिनिमम मार्क नंबर क्या है? 2। तो 2 की अधिकतम घात यानी 2 सबसे बार कितने बार अधिकतम बार आया? इसमें 4 बार, इसमें 1 बार, यानी 4 बार अधिकतम हो गया, चाहे एगो में ही रहे। अब 3 की बात करते हैं। 3 अधिकतम कितने बार आया? 1 बार ही। 5 अधिकतम 1 बार। 73 अधिकतम कितने बार आया? 1 के बार आया, यानी हम 1 ही बार लिखेंगे। किसी एक में देखना है कि अधिकतम कितने बार आए, जो अधिकतम आएगा उसको लिखना है। अब गुना कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48 और 48 बचे। ये टोटल मल्टीपल करिएगा तो आपका 17,520 आ जाएगा। तो यही हमारा हो गया एलसीएम। आप लोग करके देख लीजिएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, 48 गुने 5 कर लीजिए और फिर गुने 73 कर लीजिए, इतना आपका आ जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में आते हैं टाइप 2 में, ध्यान दीजिए। बस ये भाषा वाला क्वेश्चन है, अपने मन से समझिए और अपने मन से लिखिए। ये कोई जरूरी नहीं कि जो हम लैंग्वेज दे रहे हैं वही लिख सकते हैं आप। भाषा आपकी अपनी भाषा भी दे सकते हैं। तो कहता है जांच करेगी क्या यन बिलोंग्स टू यन। ये समझिए पहले, यन बिलोंग्स टू यन, ये यन भी है, ये भी यन, और ये क्या बता रहा है? स्मॉल यन का मतलब हुआ कि स्मॉल यन का मान रखना है, लेकिन रखना कहां से है? स्मॉल यन की जगह मान लेना है, लेकिन लेना कहां से है? कैपिटल यन से। कैपिटल यन क्या? नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या, प्राकृत संख्या। यानी प्राकृत संख्या की जगह से स्मॉल एन का मान लेना, चाहे कोई भी, 1 2 3 4 5 कुछ भी। और इसका मतलब होता है बिलोंग टू। ये बिलोंग टू बोला जाता है इसको। बिलोंग टू का मतलब होता है सदस्य, यानी स्मॉल एन जो है कैपिटल एन का सदस्य है। यानी आपको स्मॉल एन की जगह कोई भी मान लेना है। जैसे आप यहाँ स्मॉल एन का है, यहाँ पर कोई भी मान लेना, तो हम गिनती की संख्या लेना है। तो गिनती की संख्या शुरू कहां से होती है? 1 से। यानी एन की जगह आप 1 रख सकते हैं तो 15 हो जाएगा। एन की जगह 2 रखिएगा तो 15 पर पावर 2 हो जाएगा, नहीं 15 गुने 15 225 हो जाएंगे।
यन की जगह 3 4 इस तरह से। तो यही बोल रहा है कि स्मॉल यन का जो मान होगा कैपिटल यन से लेना है, गिनती की संख्या से लेना है, और गिनती की संख्या शुरू कहां से होती है? 1 2 3 1 से। और इसका मतलब हो गया बिलोंग यानी सदस्य, यानी ये जोड़ने का काम करता है कि ये हमारा सदस्य। क्लियर? तो कह रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बराबर बोल रहा है कि जांच करें कि क्या n बिलोंग्स टू n के लिए 15 पर पावर n यानी 15 पर पावर हम कुछ भी लेते हैं तो क्या उसका इकाई अंक शून्य होगा? क्या हम 15 पर पावर 1 लेते हैं तो इसको क्या आएगा 15, 15 पर पावर 2 लेते हैं तो कितना आएगा 225, 15 पर पावर 3 करते हैं तो क्या इसमें हम किसी भी मान को लेते हैं, नेचुरल नंबर गिनती की संख्या लेते हैं तो क्या इसके इकाई अंक क्या होंगे 5, इसके इकाई अंक 5, तो क्या इसके इकाई अंक में शून्य होंगे? ये बोल रहा है कि जांच करें, होगा तो बताइए, नहीं होगा तो नहीं बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a बराबर 15 पर पावर n, माना a बराबर इतना, ठीक है, इतना बराबर a मान ली। अब ये 15 को हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं, 3 गुने 5 लिख सकते हैं, 3 5 15 ही होंगे। अब ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुने n और 5 पर पावर n, क्योंकि आप जानते हैं आधार जब सेम ये जब ऊपर ऊपर नीचे नीचे अलग है तो 3 5 15 इंटू ए कर सकते हैं, क्योंकि a गुने b पर पावर n ऊपर सेम है तो आप इस रूप में लिख सकते हैं। चलिए ठीक है। अब देखिए, चूंकि इसके अभाज्य गुणनखंड 3 और क्या है 5, 3 और 5, इसके अभाज्य गुणनखंड 3 और क्या है 5, नंबर से मतलब नहीं, वो तो जो है समझिए 3 और 5 है। लेकिन किसी भी संख्या के अंत में शून्य तभी होगा जब इसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हो। अतः 15 पर पावर n का इकाई अंक शून्य नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। देखिए पहले इसको समझ लीजिए, ये क्या हमने लिखे, हमने बोला इसमें भाषा लिखना होगा, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है 3 और 5, और आप जानते हैं कि जब किसी के अभाज्य गुणनखंड 3 और 5 रहेंगे तो कभी भी उस इकाई अंक शून्य नहीं आएंगे, क्योंकि शून्य को आने के लिए 1 2 और 1 5 जरूरी है। देखिए 2 5 10, 1 2 और 1 5 के मिलने से एक शून्य का निर्माण होता है। अगर 2 2 आप लेते हैं और 2 5 लेते हैं तब जाके 2 शून्य का निर्माण होता है। 2 दूनी 4 4 5 20 20 25। अगर आप 3 2 लेते हैं, 3 5 रहने पर 3 शून्य का निर्माण होता है, यानी 2 और 5 रहेगा तब ये शून्य का निर्माण होगा, अन्यथा कोई दूसरे संख्या रहने पर इसके बाद शून्य का निर्माण नहीं होगा। इसीलिए किसी भी संख्या के अंत में शून्य तभी होगा जब इसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हो। अतः 15 पर पावर n का इकाई अंक शून्य नहीं हो सकता। क्लियर? देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11 दूसरा इस तरह से एक क्वेश्चन हम देखते, फिर आप आगे बनाइए। करा इसमें भी करा जांच करिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, वही चीज करा 24 पर पावर n का भी बोल रहा है कि क्या 24 पर पावर n का इकाई अंक कभी 5 हो सकता है, यानी बोल रहा है 24 पर पावर 1 है तो 1 24 होगा, 24 पर पावर 2 होगा तो 24 गुना 24 क्या होता है 576 होगा। तो इस तरह से बोल रहा है कि क्या इसका इकाई अंक 5 होगा। तो चलिए हम करते हैं। सबसे पहले माना a बराबर 24 पर पावर n, अब इस 24 को लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 4 में 8 हट दिया 24, ये आ गई। अब देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 2 2, तो इसको आप 1 2 3 है तो 2 पर पावर 3 और गुना 3 पर पावर n कर सकते। अब ये हो जाएगा 3n और 3n। अब देखिए चूंकि a का
अभाज्य गुणनखंड में 2 है, इसलिए 24 पर पावर n का इकाई अंक 5 नहीं हो सकता। ये करा, चूंकि एक अभाज्य गुणनखंड में 2 है, तो 2 के रहने से 24 पर पावर n का इकाई अंक कभी 5 नहीं होगा, क्योंकि यहां पर 2 अगर नहीं रहता, 2 की जगह कुछ और रहता, क्योंकि इसके इकाई अंक में 5 होने के लिए इकाई अंक 5 नहीं हो सकता। इस इकाई अंक में 5 होने के लिए अभाज्य गुणनखंड 3 और 5 होना चाहिए। देखिए, एक अभाज्य गुणनखंड में 2 है, ये तो जब भी करेंगे 3 गुनी 6 आएगा, तो इसी तरह से आएगा, तो किसी भी तरह से करेंगे वो दूसरा मान आएगा, लेकिन इकाई अंक में 5 कभी नहीं आएगा। 5 तभी आएगा जब इकाई अंक में 5 होने के लिए अभाज्य गुणनखंड 3 और 5 नहीं चाहिए, क्योंकि 3 बचे 15 में आ रहा है। अब कोई भी संख्या लीजिए, 45 में देखिए 3 3 9 9 बचे 45, 3 और 5 आ रहा है 55, 11 बचे 55। तो देखिए, तो वैसे शर्त के अनुसार आप इकाई अंक में 5 होने के लिए अभाज्य गुणनखंड 3 और 5 होना नहीं चाहिए, इसके अनुसार कोई और दूसरी संख्या भी होनी चाहिए, 7 भी होनी चाहिए, यानी इसके इकाई अंक में 5 होने के लिए अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या से गुना होना चाहिए। इस तरह से आप बोल सकते हैं। 3 भी यहां आप नहीं बोल सकते हैं। 3 देखिए, 3 और 5, 3 बजे 15 हो रहा है, 55 में 11 बजे 55 हो जाता है, 65 में 13 बजे 65 हो जाता है, 75 में 15 बजे 75 हो जाए। तो इसके अनुसार बस हम यहीं तक लिखेंगे, इतना मिटा देंगे और सिचुएशन के अनुसार जो संख्या आएगा उसके अनुसार लिख देंगे कि जो अवरोध आएगा। तो इसमें अवरोध के रूप में क्या था, 2 अगर नहीं रहता, 2 की जगह कुछ और रहता, 5 रहता, तो उसमें हो सकता था। तो इसमें अवरोध हमारा 2 है, इस कारण से लिख देंगे कि एक अभाज्य गुणनखंड में 2 है, तो इसीलिए इतना इकाई अंक नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। इस टाइप की करे व्याख्या करेगी 7 गुने 11 गुने 13। यहाँ देखिए 17 है, जो कि हमें प्रिंट है, या तो यहाँ 17 रहे तो काम होगा, या तो यहाँ पर क्या रहे 7, क्योंकि इसमें वैसे संख्या को बनाने के लिए दोनों में कुछ उभयनिष्ठ होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। जैसे इधर 7 है तो इधर भी 7 रहे, अगर इधर 11 है तो इधर 11 रहे, कुछ भी 13 है तो 13, इसलिए यहाँ 17 है तो एक को हमने हटा दी। ये क्वेश्चन सुधार कर लीजिएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, ए बराबर हो गया 7 गुने 11 गुने 13 गुने प्लस 7। अब देखिए इसमें क्या कॉमन लेते हैं 7, तो यहाँ हो जाएगा 11 गुने 13 प्लस 1। अब देखिए 13 गुने 11 कितना होंगे, तो 13 गुने 11 कर लीजिए, 143 हो गया, और प्लस 1। अब 143 है, 144। अब इसको इस रूप में तोड़ लेते हैं। इसके बाद गुणनखंड 72 दूनी 144, 36 दूनी 72, 18 दूनी 36, इधर 2 9 18, 3 तिया 9, यानी ए बराबर हो गया 7 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। तो चूंकि ए अभाज्य गुणनखंड है, यानी चूंकि ए जो है संख्या उसका अभाज्य गुणनखंड, चूंकि ए अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करता है। अब बोल सकते चूंकि ए जो है हमारा अभाज्य गुणनखंड, यानी कहने का मतलब ये टूट रहा है। जैसे देखिए भाज्य संख्या कब होती है, 15 दिए, 15 को आप भाज्य बोल सकते हैं, क्योंकि 15 किससे कट रहा है, 3 से भी और 5 से। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 3 और 5, यानी जो 20 को आप भाज्य संख्या बोल सकते हैं, क्योंकि
20 देखिए 4 5 20 कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, यानी वो अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो जाए, ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त है, हो जाए, तो वह क्या होगा, भाज्य संख्या। लेकिन अगर हम 13 लेते हैं तो 13 को देखते हैं कि 1 से गुना करते हैं तभी 13 होते हैं, बल्कि 13 का कोई अन्य गुणनखंड नहीं है, इसी कारण से वह 13 अभाज्य संख्या ही रहता है। इसलिए यह अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13, टोटल क्वेश्चन 15 है, 13 देखिए, 14 15 फिर देखते। देखिए 3 मापन दंड, यानी 3 मापने वाला दंड, एक 64 सेंटीमीटर, एक 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबाई है, 3 को मापने वाला। कपड़े की न्यूनतम लंबाई जिसे इन दंडों में से किसी का प्रयोग कर, ठीक। देखिए इस तरह के हिसाब में ये देखना कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ। तो देखिए एचसीएफ की परिभाषा होती है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट का मतलब वह उच्चतम मान, वह मैक्सिमम मान जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे, उसे ही महत्तम कहा जाता है। तो महत्तम निकालने के लिए महत्तम लिखा रहेगा, मतलब मैक्सिमम महत्तम खोजेगा। और एलसीएम, एलसीएम निकालने के लिए लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें देखिए क्या होता है, ये न्यूनतम, यानी एलसीएम जिसमें निकालना रहता है उसमें न्यूनतम की बात होती है। तो इसमें कहता है कि कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें। तो न्यूनतम, इसका मतलब है कि एलसीएम का परिभाषा ये होता है कि वह न्यूनतम से न्यूनतम मान जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाए। महत्तम में कहता है दी गई संख्या को विभाजित कर दे, और इसमें कहता है कि दी गई संख्या से विभाजित हो जाए। तो इसमें क्या कर रहा है कि वह न्यूनतम लंबाई, यानी एलसीएम की बात कर रही है, और जब महत्तम की बात करती तो एचसीएफ निकालते। इसलिए न्यूनतम लंबाई जिसे इन दंडों में से किसी प्रयोग ठीक, मतलब इस तीनों के बंदी में एक ऐसा मान लीजिए जो तीनों को माप सके। अब जैसे कहने का मतलब एक सिंपल, अब एक 2 लीटर का तेल मापने वाला है, एक रखते 5 लीटर का तेल मापने वाला है। अब 2 और 5 ये दोनों को माप दे, 3, और उसमें क्या होना चाहिए, तो एक 10 हो जाए, क्योंकि 2 और 5 कैल्शियम हमारा क्या होगा, 10 होगा। अब ये 10 जो है 2 से भी कट जाता है और 5 से भी, ये दोनों के लिए उपयुक्त हो जाता है। तो ठीक, इसमें हम एलसीएम निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड के रूप में, या डायरेक्ट एलसीएम निकाल लेते हैं। 64 80 96 कितना से लगेगा, 2 से 32 गुना 64, ये 40 गुनी 80, 48 गुनी 96, फिर 2 से 16 दुनी 32, 20 गुनी 40, 24 दुनी 48, फिर 2 से 2 अठी 16, 2 10 20, 12 दुनी 24, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 पचे 10, 2 चौक 12, फिर 2 से 2 दुनी 4, 5 ऐसी द्वितीया 6। अब नहीं लगेगा क्योंकि 2 अंक लगना चाहिए एलसीएम। अब हमारा जो एलसीएम होगा ये 2 गुना 2 गुना 1 2 3 4 5 6 को 3 4 5 6 और गुना 5 गुना 3, ये भी दिखाता है नीचे। और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 पचे क्या हो जाएगा, या 64 गुने 15 कर लीजिए, 5 चौक 20, 5 चौक 20 हो गया, और 6 पचे 30 और 2 32, ये 4, ये 6 0 6 6 3, यानी 960, यानी 960 सेंटीमीटर एक ऐसी लंबाई है जो तीनों को माप सकती है। क्योंकि देखिए 64 को डिवाइड करते हैं 960 में तो कट जाएगा, 80 से भी डिवाइड करेगा तब भी 960 कटेगा, और 96। तो ये हमारा हो गया कि ठीक ठीक पूर्णांकों को मापा जा सके।
देखिए 14 नंबर क्वेश्चन और एक 15 है। 14 15 दोनों सेम टाइप है, इसलिए 14 देख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का था कि 3 पात्रों में 27 लीटर है, 36 लीटर और 72 लीटर दूध है, मतलब 3 वो अलग अलग बर्तन है। कौन सबसे बड़ी माप तीनों पात्रों के दूध को ठीक ठीक माप से, मतलब कौन सा ऐसा एक बर्तन ले, मापने वाला ले, 2 लीटर वाला, 4 लीटर वाला, 5 लीटर वाला, 10 लीटर वाला, कि जो तीनों पात्रों के दूध को माप सकता है। यानी 27 लीटर वाला भी माप हो जाए, 36 लीटर का भी माप हो जाए और 72 लीटर का भी माप हो जाए, और ये तीनों माप हो जाए। तो कौन सबसे बड़ी माप? तो बड़ी माप बोल रहा है, यहाँ ध्यान देना कि बड़ी माप बोल रहा है जो तीनों को माप सके। तो मैक्सिमम पूछ रहा है, यानी महत्तम की बात कर रही है। तो चलिए महत्तम हम निकाल लेते हैं, आवाज गुणनखंड से निकाल लेते हैं। 27 नोतिया 27 तीन तिया 9, 36 18 दूनी 36 दुनमा 18 तीन तिया 9, 72 18 ये 36 दूनी 72, 18 दूनी 36 दुनमा 18 तीन तिया 9। अब देखिए 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 3 गुना 3। 36 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। 72 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2 3 गुना 3। अब देखिए हमारा आंसर क्या होगा? HCF महत्तम 3, इसमें देखिए 3 गो है, लेकिन इसमें कितना है? 2 गो, और इसमें कितना है? 2 गो। यानी मिल रहा है क्या हमारा? सिर्फ 3 ही मिल रहा है। 2 को 3 मिल रहा है, क्योंकि इसमें 3 गो है, लेकिन इसमें 2 ही गो है, इसमें भी 2 गो है। 2 ही गो हमारा कॉमन हो, 2 तो इस दोनों में है लेकिन इसमें नहीं, यानी 9। तो ये ही हमारा आंसर हो गया। तो ये जो 9 हमारा आंसर हो गया। देखिए 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 अठी 72। यानी ये 9 लीटर वाले अगर हम बर्तन लेते हैं तो 3 बार मापेंगे तो 27 लीटर वाला माप हो जाएगी, 4 बार मापेंगे तो 36 लीटर वाला हो जाएगी, और ये 8 बार मापेंगे तो 72। इसीलिए महत्तम में कहता है कि जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे। ठीक है, बाकी हम अगले वीडियो क्लास में 1.3 चलते हैं।